बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और नायब तहसीलदार का पेपर आज सॉल्व करते हैं। नायब तहसीलदार का पेपर, और ये 9 नवंबर 2024 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था और आज उसी पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा, जो एक स्क्वायर होता है उसके पेरीमीटर का फार्मूला आपने याद रखना है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 4। इवन आप साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 भी आप कह सकते हो। तो हमारे पास लेंथ कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 6 बाई 4 24 इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास कौन सा है कि 24 राइट ऑप्शन है। अगला सवाल हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 4। अब हमारे पास y की वैल्यू दी गई है, दैट इज 5, और इक्वेशन कौन सी हमारे पास कि 3y माइनस 4। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो इट मीन्स कि 3 इंटू 5 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, y की जगह 5 इंटू माइनस 4, सो 3 5 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास 11 राइट आंसर आ गया। सो दिस इज द राइट आंसर 11, जो कि ए ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी मैथ का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल्स होती हैं उसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, और उसका जो एरिया का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इट्स विड्थ। अब मेरे पास लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कितनी है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज 96। और याद रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और यहाँ पे कौन से जो यूनिट्स दिए गए हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गए हैं। तो द राइट ऑप्शन इज 96 सेंटीमीटर, जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास देख है, द ओनली सूरा इन द होली कुरान विच इज नॉट स्टार्टेड विद बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद में कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, याद रखिएगा, वो है सूरह तौबा। इस तरह से आपने ये भी याद रखना है कि कुरान मजीद की एक ऐसी भी सूरत है कि जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है, वो है सूरह नमल। तो कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, वो बी ऑप्शन सूरह तौबा है। और कौन सी ऐसी सूरत है कि जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है जी, 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह, 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह। तो वो कौन सी सूरह है, वो है सूरह नमल, याद रखिएगा जी, सूरह अन-नमल, जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, हाउ मैनी मुस्लिम्स वर मार्टायर्ड इन ग़ज़वा बदर। जो ग़ज़वा बदर था उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए थे। ग़ज़वा बदर में कुल 14 मुसलमान शहीद हुए थे। और फिर यह भी सवाल कमीशन के इम्तिहान में बार बार पूछा हुआ है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम यौमुल फुरकान भी है, आपने याद रखना है, यौमुल फुरकान भी है। और फिर ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसमें कुफ़ार की तादाद कितनी थी। कुफ़ार की तादाद इसमें 1000 थी, 1000 कुफ़ार की तादाद थी, और मुसलमान कितने थे, वो 313 तादाद में मुसलमान थे। तो इसी वजह से जो ग़ज़वा बदर है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए गैबी मदद की थी। और इकबाल साहब इसीलिए फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के हवाले से फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, कि अब भी फ़रिश्ते मदद को आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई फ़िज़ाए बदर तो पैदा करे। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिसमें कुफ़ार की तादाद कितनी थी, वो थी 1000, और मुसलमानों की तादाद कितनी थी, वो थी 313 थी। और इसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गैबी मदद दी थी, फ़रिश्तों के ज़रिए मदद दी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से जो जंग हो रही थी उससे एक रात पहले दुआ की थी कि अल्लाह ताला ये मुट्ठी भर मुसलमान है तो उनकी गैबी मदद फरमा, तो फ़रिश्तों की सूरत में ये गैबी मदद भी आई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मक्का वाज कंक्वर्ड। फतेह मक्का कब होती है? फतेह मक्का 8 हिजरी को होती है, याद रखिएगा। और फतेह मक्का के मौके के ऊपर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एमनेस्टी स्कीम दी थी, मतलब आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। हत्ता कि जो अबू सुफियान था, इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था, अबू सुफियान के घर को आप सल्लम ने अनाउंस कर दिया था कि यह दारुल अमान है, कि जो अबू सुफियान के घर में आकर पनाह लेगा उसके लिए भी माफ़ी है जी, उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा जी। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दारुल अमान किसके घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तो अबू सुफियान का ही घर था। उसके बाद है कि जिजिया मीन, जिजिया का मतलब क्या है कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको इस्लामी जो सल्तनत है उसमें टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स कहा जाता है, उसको नाम दिया जाता है ये जिजिया है। उसके बाद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ग्रेव इन वो फ़लस्तीन में है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। और इनका जो बेटा था उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उनका लक़ब है इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस्लामियात के हवाले से, सबसे अहम क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आपने ज़हन नशीन करना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब है वो खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूल्ड फॉर, इनकी हुकूमत कितना अरसा रहा था, वो है 10 years and 5 months, 10 साल और 5 महीने। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेस बदल कर जो है अपनी सल्तनत में गलियों में चक्कर लगाते थे और फिर देखते थे कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, और फिर भी जब रात को सोते थे तो फिर ये अपना मुहस्बा अकाउंटेबिलिटी करके सोते थे कि ऐ उमर बता तूने आज कितने गुनाह किए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो दौर हुकूमत है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से इस्लामी जो सल्तनत है वो बड़ा एक सुनहरी और यादगार है। तो उस हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर हुकूमत है वो 10 साल तकरीबन 5 माह तक रहा था। उसके बाद द पैक्ट ऑफ मदीना वाज साइन बिटवीन, वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये साइन हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदात भी किए थे, जिसमें एक मुआहदा की शिक ये भी थी कि अगर कोई मुसलमान काफिर बनकर, यहूदी बनकर उनके पास चला जाएगा तो उनको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा वापस, जबकि अगर एक यहूदी मुसलमान बनकर आएगा तो उसको वापस करना पड़ेगा। इस कड़वी शिक को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत के तहत कबूल भी किया था और बाद में उसके असरात भी आए थे। तो ये सवाल पूछा हुआ था। द पैक्ट ऑफ मदीना, जो मिसाक मदीना था, वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये तय पाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज अ कंप्यूटर सीपीयू। अच्छा, सीपीयू के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, ये भी मैं आपको कन्वे करता हूँ। कंप्यूटर सीपीयू स्पीड्स अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में अगर हों तो उस कंप्यूटर को क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, उसको सुपर कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। और बाज़ उसके एक्रोनिम भी पूछे जाते हैं कि सीपीयू किसका मुखफ़फ़ है, याद रखिएगा, सीपीयू यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाज़ कंप्यूटर के हवाले से ये एक्रोनिम मुखफ़फ़ अल्फाज भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर के हवाले से, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, तो सीपीयू एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ये कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द यूएस एटॉमिक बम इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो जो सबसे पहला सिटी था जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था वो था हिरोशिमा, जो जापान के ये शहर थे जहाँ पे एटॉमिक बम ब्लास्ट किए गए थे। और उस बम ब्लास्ट के असरात इतने थे कि वो अगली नस्लों तक भी चलते रहे थे। तो इस हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था कि वो कौन सा पहला सिटी था, दैट वाज द हिरोशिमा। उसके बाद अगला सवाल है कि विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। चढ़ते सूरज की जमीन किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है चढ़ते सूरज की जमीन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट छोटा वो कौन सा है, वो है बाल्टिक सी, अपने याद रखना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है जी। और अक्सर औक़ात इम्तिहान में ये सवाल भी पूछा हुआ था कि द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज
द बाल्टिक सी। उसके बाद अगला सवाल है कि हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट लैंडेड एंड स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चांद की सतह के ऊपर किसने सबसे पहला कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहले चांद की सतह के ऊपर जो है वो कदम रंजा फरमाया था, कदम रखा था। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे भी ये सवाल पूछा हुआ था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। वो कौन सी पहली खातून थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था? वो था मैरी क्यूरी, याद रखिएगा जी, मैरी क्यूरी। और हर साल जब नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को हर साल जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो उसकी तारीख क्या होती है? याद रखिएगा, वो है 10 दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर ये प्राइज जो है दिया जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर सेकंड एंडेड। द जंग अजीम दोम कब खत्म होती है? 1945 में खत्म होती है, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया जाता है कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया जाए। पहले भी 2 जंगें हुई हैं, उनके भी असरात इंसानियत के ऊपर हुए हैं, पूरी ग्लोब, पूरी दुनिया के ऊपर हुए हैं, और इसको बचाने के लिए फिर बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम भी अमल में लाया जाता है। उसके बाद द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में वाक़ है। उसके बाद लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, जो जमीन की सतह के बिल्कुल करीब है, वो कौन सी है? दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, याद रखना है आपने जी। एक और सवाल ये भी बन सकता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन है वो 78% नाइट्रोजन की है, याद रखिएगा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर जो है, जो कि हवा का एक गिलाफ है, गैसों का एक गिलाफ है ज़मीन के इर्द गिर्द, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किस गैस की है? वो नाइट्रोजन गैस की है, एंड दैट इज 78%। उसके बाद है कि मॉनसून इज काज्ड बाय। अच्छा, मॉनसून जो है वो सीजनल रिवर्स ऑफ विंड्स के हवाले से है, और फिर उसी वजह से ही जो मॉनसून है वो मॉनसून का सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, वो बेसिकली जो विंड्स हैं उसकी जो है रिवर्सिबल ऑफ विंड, यानी हवाओं के चलने की वजह से, रिवर्स होने की वजह से वो होता है। और एक और सबसे अहम फिजिक्स के हवाले से भी, साइंस के हवाले से भी, कि जिसको हम नाम देते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का नाम देते हैं, वो भी चलती हैं, और उसमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, याद रखिएगा जी। अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में, इंटरव्यू में यह सवाल पूछा हुआ था कि दिन के टाइम में सहरा से कौन सी हवा उठती है? द लैंड ब्रीज। तो याद रखिएगा, दिन के टाइम सहरा से गर्म हवा उठती है किसकी तरफ? दरिया की तरफ। और फिर रात के वक्त सहरा ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई हीट एब्जॉर्ब भी नहीं की होती जी, इसीलिए रात के वक्त सहरा ठंडे हो जाते हैं जी। तो अब देखते हैं कि जो सी ब्रीज हैं, जो इससे हम कहते हैं कि नसीम बर्री और नसीम बहरी। जो नसीम बहरी है ना, तो रात के वक्त और दिन के वक्त दरिया से कौन सी हवा उठती है? दिन के वक्त जो दरिया है या समंदर है, वहाँ से याद रखिएगा कि ठंडी हवा उठती है, क्योंकि पानी है जो है ना, ये वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखता है जी, ये अपनी अंदर कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जी। इसीलिए दिन के वक्त जितनी भी हीट पड़ रही है, सो वाटर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं जी। सो दिन के वक्त कदरे ठंडी हवा वो मूव करती है समंदर से किसकी तरफ? सहरा की तरफ। लेकिन रात के वक्त क्या होता है? कंपैरेटिव टू द डेजर्ट्स के, डेजर्ट्स के जब हम कंपेरिजन करते हैं, रात के वक्त चूंकि पानी ने दिन के वक्त तो हीट एब्जॉर्ब की होती है, इसी वजह से रात के वक्त उसी हीट को एमिट करता है, तो रात के वक्त गर्म हवा उठती है दरिया समंदर से सहरा की तरफ। तो ये इंटरव्यू के हवाले से भी एक सवाल पूछा हुआ था जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज, अगला सवाल है कि बॉडीज विच यूजुअली फॉल्स फ्रॉम स्काई ऑन अर्थ इज, उनको क्या नाम देते हैं? उनको याद रखिएगा मेटर्स नाम देते हैं। उसके बाद है कि बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर। बादशाही मस्जिद वो याद रखिएगा औरंगजेब आलमगीर साहब ने बनवाई थी। और यहाँ बहादुर शाह जफर का तस्करा आया है, ये मुगलिया ख़ानदान के, मुगलिया हुक्मरान के आखिरी ये बादशाह हैं, आखिरी हुक्मरान हैं, और जिनको अपने वतन में दफन होना भी नसीब नहीं हुआ था। बहुत ही अजीम शायर भी थे, इसी वजह से ये कहते थे कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में, यानी अपने देश में मुझे 2 गज ज़मीन दफन होने के लिए भी नसीब नहीं हुई, कितना ये बदनसीब था।
तो बादशाही मस्जिद के हवाले से सवाल पूछा हुआ था, ये किसने तामीर कराई थी? वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर कराई थी। और आखिरी अगर बादशाह के हवाले से सवाल पूछा जाए तो वो बहादुर शाह जफर है। उसके बाद है कि ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान इन ताशकंद। तो ये कब साइन किया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 में ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये साइन किया जाता है। उसके बाद लार्जेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ अबाउट 12 ईयर वाज। तो सबसे ज्यादा जिन्होंने बतौर टेन्योर आर्मी चीफ सर्व किया है वो हैं ज़ियाउल हक साहब। याद रखिएगा जी, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने सबसे ज़्यादा सर्विंग टेन्योर पाया है पाकिस्तान के जो बतौर आर्मी चीफ रहे हैं। तो उनका टेन्योर जो है तकरीबन 12 साल तक उनका टेन्योर रहा है। याद रखिएगा, ये भी सवाल बाज़ का पूछा जा सकता है। और यहाँ पे भी एज मेंशन था कि 12 साल किस आर्मी चीफ का सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा है, वो है जनरल ज़ियाउल हक साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के दैट इज द फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। पीटीवी का जो पहला टीवी स्टेशन है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? वो लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखिएगा। उसके बाद लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? वो है तरबेला डैम। याद रखना है जी। उसके बाद पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट माउंटेन नागा पर्वत। वर्ल्ड्स पाकिस्तान की तो ये सेकंड हाईएस्ट है नागा पर्वत। ठीक है, केटू पहली है, लेकिन जो नागा पर्वत है ये वर्ल्ड लेवल पे इसकी पोजीशन क्या है? ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है। याद रखिएगा, 9th हाईएस्ट माउंटेन है ये। उसके बाद पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ NAM 1979 में पाकिस्तान इसका मेंबर बन चुका था। उसके बाद द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज वो सखर बैराज है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है ये किस प्रोविंस में है? याद रखिएगा, ये सिंध प्रोविंस में है। ये सिंध प्रोविंस में है सखर बैराज। उसके बाद द सेनेट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो वो याद रखिएगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक के नेशनल असेंबली के साथ साथ पार्लियामेंट्री जो असेंबली है उसके साथ साथ सेनेट को भी अप्रूव किया गया था। ये किस आइन के मुताबिक? ये 1973 आइन के मुताबिक अप्रूव किया गया था। और रिसेंटली ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं? तो याद रखिएगा 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। 26 आइनी तरमीम टोटल की जा चुकी हैं। याद रखिएगा जी, आइनी तरमीम की जा चुकी है। और रिसेंट जो 26th अमेंडमेंट की गई है इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि पार्लियामेंट को थोड़ा सुप्रीमेसी दी गई है एज कंपैरेटिव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 26 जो है अमेंडमेंट पाकिस्तान के आइन में की गई है। और पाकिस्तान का 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही दिया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल है कि पाकिस्तान कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। तो जो उस वक्त के सदर थे सदर अयूब साहब, तो उन्होंने 1959 में ये मसौदा दिया था कि जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इसको कराची के बजाय इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहिए। तो 1959 में ये मसौदा भी तैयार किया गया था। उसके बाद द ग्रेटेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस ऑन अर्थ इज फाउंड इन। तो वो अंटार्कटिका के अंदर ही पाया जाता है जहाँ बर्फपोश पहाड़ ही पहाड़ है। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि वेदर एंड द क्लाइमेट रेफर टू द कंडीशंस। ये बेसिकली हवा की कंडीशंस का नाम है कि जिस तरह से हवा का रद्दोबदल होता है, हवाओं की जो हरकत सकनात हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उस वजह से ठीक है ना वेदर पैटर्न जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज कि अर्थ जो है ये जो मूव करती है कि अर्थ मूव्स फ्रॉम, याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है जी, वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि अर्थ की जो मूवमेंट है इट इज फ्रॉम, इसकी डायरेक्शंस क्या होती है? फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? याद रखिएगा, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास ये छोटा सा मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वो इन खास रास्तों में मौजूद होते हैं, इनको नाम देते हैं ऑर्बिट्स नाम देते हैं। याद रखिएगा बेटा,
इनको नाम देते हैं ऑर्बिट्स नाम देते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी कुल तादाद को याद रखिएगा मास नंबर भी कहा जाता है जी, मास नंबर, या इसका दूसरा नाम बास्केट कमीशन के इम्तिहान में वो न्यूक्लियॉन्स भी पूछ लेता है, याद रखिएगा जी। और सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद के हवाले से पूछे तो याद रखिएगा प्रोटॉनों की कुल तादाद, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल वो Z से शो किया जाता है, और जो न्यूक्लियॉन जो मास नंबर है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, दैट इज नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज बेटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है बेटा नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन है बेटा ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। और फिर सबसे अहम क्वेश्चन जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, ये जो न्यूक्लियस है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा जी, द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि ओवरऑल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा कि एटम जो है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जी, नो चार्ज ऑन एन एटम। क्यों एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। वी मे आल्सो से दैट number of negative charges are equal to number of positive charges, so that's why atom as a whole is said to be a neutral particle, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है बेटा, बराबर होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है वाटर इज द कंपोजिशन ऑफ, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, वन इज ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। बास का इसके मास की रेशियो भी पूछ लेता है, बास का इसके एटम की रेशियो भी पूछ लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअल ख्याल करना है जी। अब अगर एटम की रेशियो पूछी जाए वो 2:1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। और बाई मास रेशियो अगर वो पूछे जी, याद रखिएगा जी, बाई मास रेशियो, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो वो है 2:16। और इसको अगर कॉमन ले लें तो 1:8 ऑप्शन दिया गया हो वो भी ठीक है, 2:16 ऑप्शन दिया गया हो तो दोनों ये ठीक है। बाई मास भी ये रेशियो पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, या बाई एटम रेशियो भी वो पूछ सकता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज 1 मिलीसेकंड इज, याद रखिएगा कुछ ऐसे सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस होते हैं, जब भी लफ्ज आए मिली, सो इट मीन्स 1/1000 और 10⁻³ आपने याद रखना है जी। इसके इनवर्स अगर आ जाए किलो, तो इसका मतलब है 1000, और यू मे से दैट साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻³ है, याद रखिएगा जी। और अक्सर औकात ये सवाल पूछता है कि जब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में आपने जाना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 किलोमीटर, इसका हमने मैंने मीटर बनाना है, तो किलो मैंने अभी आपको बताया है दैट इज 1000, सो 2 × 1000, तो ये भी कह सकते हो 2 × 10⁻³ मीटर, तो ये भी ठीक है। तो सवाल पूछा हुआ था कि मिली क्या मुराद है, मिली मीन थाउजेंड्स ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड का 1000, 1/1000वां हिसाब कह सकते हो बेटा जी। या अगर वो इम्तिहान में ये भी दे दे 1 × 10⁻³ तब भी ये साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से ये बिल्कुल ठीक है, आपने याद रखना है जी। अगला सवाल हमारे पास है वो भी मैथ के हवाले से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल 12 and 18। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 के हवाले से, वैसे इसके 2 तरीकेकार होते हैं, एक को हम नाम देते हैं डिवीजन मेथड, दूसरे को नाम देते हैं यूनिटरी मेथड्स। तो अगर मैं डिवाइड करूं इनको बेटा जी, दैट इज के 12 और 18 को, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, दैट इज 6, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद है कि इफ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास 2 तरीकाकार हैं जी। आसान सा तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है कि यूनिटरी मेथड को आपने देखना है, और मैथ के हवाले से एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है
कि जो चीज फाइंड आउट करनी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखेंगे। ये आपने अक्सर औकात आपसे यही सवाल वो बार बार पूछता है जी। या तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप के हवाले से भी कर सकते हैं, या आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैंने रूल आपको बताया है बेटा। रूल क्या है कि जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे ही रखते हैं जी। अब मेरी राइट साइड ये है, अब मैंने क्या करना है मालूम, मैंने करना है हाउ फार, तो मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं ये लिखूंगा कि 2 घंटों में तो उसका डिस्टेंस तय होता है 120 माइल्स, तो मैं कल लिखूंगा डिस्टेंस इन 2 आवर्स, कि 2 घंटों में उसका डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज 120 माइल्स, 120 माइल्स है। यूनिटरी मेथड है कि 2 घंटों में तो 120 है भाई, 1 घंटे में क्या होगा जी 120/2, और मैंने कितने में फाइंड आउट करना है, मैंने 5 घंटों में फाइंड आउट करना है जी, कि 5 आवर्स में कितना होगा 5, मैं लिखूंगा 120 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 1s 2 6 0, तो 60 को ज़रब दो 5 के साथ, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 300। दैट्स करेक्ट ऑप्शन। अब मेरे पास राइट ऑप्शन कौन सा है कि 300 बी ऑप्शन राइट है। ये एक तरीकाकार था। दूसरा, आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये तरीकाकार पता चल गया तो 1 या 2 नंबर आपके मैथ के ये भी स्क्वायर हो जाएंगे एटलीस्ट। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी मैथ के हवाले से सवाल है। अगला सवाल देखते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि अगला सवाल हमारे पास है, एंड दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 यूनिट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड। अब सबसे पहले बेटा हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ, या साइड भी आप कह सकते हो बेटा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 4। अब मैंने यहां क्या मालूम करना है, पेरीमीटर वो कहता है कि 36 यूनिट्स दिया गया है, मैंने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। तो पेरीमीटर 36 है, मैं उसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा 36 इज इक्वल टू, अब लेंथ है वो मैंने मालूम करनी है जी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ x कर देता हूं, या मैं l लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाई 4। अब मैंने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बटा कर लेते हैं जी। 36 इज इक्वल टू 4 लेंथ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 से कैंसिल, 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, सो L इज इक्वल टू 9। सो लेंथ कितना आ जाएगा मेरे पास यूनिट्स, वो 9 यूनिट्स आ जाएंगे। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, बट कैसे मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है जी। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनको आप मुफरद अदाद भी कह सकते हो। ये ऐसे अदद होते हैं जो अपने आप या एक के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, मतलब इट इज डिविजिबल, ये डिविजिबल होते हैं अपने नंबर पर भी, यानी जो इनका नंबर होता है +1 पर भी, ये 2 डिजिट्स पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे भी ये डिवाइड नहीं होता है जी। अब अगर 15 पे देखें तो ये 15 पे डिवाइड होता है, 5 पे भी, 3 पे भी। ठीक है, अब मेरे पास 21 है, ये भी 3 पे भी, और 25 ये भी इसी तरह से। अब 17 जो 17 है ये मेरे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो 1 पे डिवाइड होगा या तो ये 17 पे डिवाइड होगा, आपने याद रखना है। इसी तरह से जिस डिजिट के आखिर में अपने याद रखना है कि 5 या 0 आ जाए तो वो 5 पे डिवाइड होगा ही होगा, कंफर्म बात है बेटा जी। इसी तरह से एक ऐसा डिजिट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 4 और 5, अगर इनको मैं टोटल करूं 9 12, अब मैं ये देखना चाहता हूं ये 3 पे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपने ये करना है कि इनको प्लस कर लेना है, जैसे 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये 3 पे डिवाइड होगा ही होगा। सो रूल क्या है कि आपके पास जितने भी डिजिट्स दिए गए हों वो 3 पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते, उनको प्लस कर लिया करो। अगर वो 3 के टेबल में आते हैं तो जी बिस्मिल्लाह वो डिवाइड होंगे जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट इज द ड्यूटी ऑफ हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जो 4 मशहूर फरिश्ते हैं उसमें से मिकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा द चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड आल्सो टू ब्रिंग द रेन, के जो बारिश के हवाले से फरिश्ता है वो ड्यूटी कौन सा अंजाम दे रहा है, वो मिकाईल सर अंजाम दे रहे हैं जी। और इसराफील क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जी, इसराफील जो है ये सूर फेंकेंगे, याद रखिएगा जी। और इजराइल क्या कर रहे हैं जी,
कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, ये क्या करते हैं, ये मौत का फरिश्ता है, ठीक है। और उसके बाद जिब्रील क्या करते हैं, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, अपने जो अंबिया कराम हैं, रसूल नबी हैं, उनके ऊपर पैगाम लेकर आते हैं। तो ये 4 मशहूर फरिश्तों के हवाले से भी इस्लामियात में अक्सर औक़ात सवाल पूछे जाते हैं कि सूर फूंकने का काम किसका है, वो इसराफील का है, और इज़राइल का काम क्या है कि किसी की रूह कब्ज़ करना, और मिकाइल का काम क्या होता है, याद रखिएगा कि बारिश के हवाले से है, और जिब्राइल का क्या काम होता है कि मैसेंजर, अल्लाह ताला का पैगाम जो है अल्लाह ताला के बाबरकत बंदे अंबिया कराम, रसूल और नबियों तक पहुंचाना, ये उनका काम होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ मैनी सजूद इन द होली कुरान। कुरान मजीद में कितने सजदों का जिक्र है, याद रखिएगा, वो है 14 सजदों का जिक्र आया है, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द मेंट बाय अल्लाह's एट्रिब्यूट नेम। अल बारी का नाम क्या है। अल बारी का मतलब है मेकर, याद रखिएगा जी, कि बनाने वाला जी, ठीक है। सूरह हशर की जो आखिरी 3 आयत हैं, ठीक है, उसमें यही कुछ बयान किया गया है कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। तो बारी का मतलब क्या होता है कि मेकर, बनाने वाला, ठीक है, क्रिएटर भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हजरत अली करमुल्लाहु वजहू। तो मौला अली करमुल्लाहु वजहू के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, हजरत अबू तालिब था, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मार्च्ड आउट ऑफ मदीना वाज कंसिस्टेड ऑफ। तो वो 30,000 आदमी थे, ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि हजरत अली करमुल्लाहु वजहू वाज मार्टायर्ड एट द एज ऑफ। तो यहाँ पर 63 ऑप्शन, ठीक है। बाज़ बुक्स में 61 भी मिलता है कुछ रिवायात में, चूंकि यहाँ पे पेपर के हवाले से 63 ही है, सो द राइट ऑप्शन इसको 63 भी बाज़ रिवायात में मिलता है, ठीक है। आप जो हजरत अली करमुल्लाहु वजहू है, उनकी जो उम्र मुबारक है वो कितनी थी जब उनको शहीद किया गया था, वो उनकी उम्र है 63 साल उनकी उम्र है। और फिर हजरत अली करमुल्लाहु वजहू को फातेह खैबर भी कहा जाता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर खैबर अब भी कांप जाता है। तो उस हवाले से ये भी फातेह खैबर भी मौला अली को कहा जाता है जी। उसके बाद है कि ग़ुज़वा-ए खैबर वाज फाट बिटवीन। ग़ुज़वा खैबर जो है वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये लड़ी जाती है, और इसी में ही फातेह खैबर का लक़ब मिलता है मौला अली करमुल्लाहु वजहू को, कि जिस खैबर के किले का दरवाजे को 40 ताकतवर पहलवान मिलकर खोलते थे, तो मौला अली ने अपनी एक ही हाथ से, एक ही ज़रब से वो उखाड़ के रख दिया था, तो इसीलिए उनको फातेह खैबर भी कहा जाता है। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज थ्रोन इनटू द वेल बाय हिज ब्रदर्स। व्हाट वाज द एज ऑफ एट दैट टाइम। उनकी उम्र उस वक्त 15 साल थी, याद रखिएगा। और कितने दिन तक वो कुएं में रहे, फॉर 3 डेज, याद रखिएगा जी। वो कितने दिन तक कुएं में रहे, वो 3 दिन तक कुएं में रहे। और चाहे यूसुफ, अक्सर का उर्दू में ये भी पूछा जाता है कि चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, ये ग्रामर की रूह से क्या है, याद रखिएगा, तो ये एक तलमीह है, याद रखिएगा जी। और तलमीह क्या होती है, ये वो ख़ास लफ्ज़ होता है जो किसी ख़ास मजहबी, तारीख़ी या सियासी वाक़े की तरफ इशारा करे, तो उसे तलमीह कहते हैं उर्दू ग्रामर में। और चाहे यूसुफ से आ रही है सदा, यहाँ दोस्त कम है और भाई बहुत। और ये भी कहा जाता है कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो उसको कुएं में ऐसे ना फेंका जाता। तो बहन की अकीदा तो मोहब्बत के हवाले से ये भी कहा जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये सवाल था कि कितनी उम्र में उनको कुएं में फेंका गया था। 15 साल की उम्र में उनको कुएं में फेंका गया था। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्ड पाकिस्तान टू बी एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो वो 1956 का जो आइन था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि पाकिस्तान की जो रियासत है इसका नाम जो होना चाहिए वो इस्लामिक रिपब्लिक होने चाहिए, याद रखिएगा। तो वो 1956 का जो आइन है उसके मुताबिक जो है ये सवाल पूछा हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल जो है दैट इज कि शिमला एग्रीमेंट हुआ साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो 2 जुलाई 1972 को उस वक्त के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी साहब के दरमियान और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दरमियान। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ZA भुट्टो साहब के दरमियान ये मुआहदा होता है। तो जो ये सवाल पूछा हुआ था कि शिमला एग्रीमेंट ये कब प्रेजेंट किया जाता है, 2 जुलाई 1972 को ये साइन होता है। किसके दरमियान? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और पाकिस्तान के उस वक्त कौन से सदर थे, प्रेसिडेंट? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। और इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर से इंदिरा गांधी, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट तय पाया था।